आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये भूगोल का ये फर्स्ट लेसन है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जैसे कि यहाँ पर MCQ को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शक गणों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये आपके बोर्ड में जो MCQ होगा बताया गया है कि इस ग्रुप में 14 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अति अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का जो मान होगा वह 1 अंक का होगा, 1 अंक का। और इस ग्रुप में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बहिजात प्रक्रम का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहिजात यानी कि जो पृथ्वी के बाहरी भाग, जो बहिजात मतलब बाहरी जो प्रक्रम होंगे उसका उत्तर देना। तो वो अपक्षय है। यानी अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों के अपने स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया को ही तो अपक्षय कहते हैं, और यह एक तरह से बाहरी होता है। ठीक, इसीलिए इसको बहिजात प्रक्रम कहते हैं। ये 2024 में आ चुका है प्रश्न। जिस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह का असमतल भाग हटकर पूर्ण समतल या लगभग समतल में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आच्छादन कहते हैं। और आगे देखिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम होती है, यानी भूमि की ऊंचाई जिस विधि द्वारा कम की जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे निम्नीकरण। ठीक, और वही अगर बढ़ने का होगा, यानी कोई ऊंचा भाग है, सोचिए, और उसमें क्या हो रहा है कि उसका भाग कट छट कर, कोई पर्वतीय का भाग कट छट कर, और नीचे का जो भाग है मतलब समझो कहीं और का मैदानी भाग वो बढ़ रहा है, यानी पठारी भाग या पहाड़ी भाग को कट कर मैदानी भाग बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, यानी जब जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम हो रही है तो उसको हम लोग निम्नीकरण कहेंगे, और वही अगर बढ़ रहा है तो उसको वृद्धिकरण कहेंगे। दो नदी बेसिनों के बीच की उच्च भूमि को क्या कहेंगे? तो जल विभाजक या जल विभाजिका। जिस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी और चट्टानों की परतें उच्च भूमि की ढाल से नीचे उतर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बृहद क्षारण प्रक्रिया। जिस क्रिया द्वारा भूभाग की ऊंचाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिवृद्धि कहते हैं। देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा दिया या जिस क्रिया द्वारा दिया है, भूभाग की ऊंचाई में क्या होगा? तो वृद्धि होगा, तो यानी अधिवृद्धि कहलाएगा। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा जिस नदी के मुहाने पर देखा जाता है, आखिर किस नदी के मुहाने पर? आप देखिएगा, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा तो होता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये मिसिसिपी मुख्य नदी है, मिसौरी उसकी सहायक नदी है। बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिएगा। जिस विधि द्वारा प्राकृतिक कारक भूपृष्ठ के ऊपर कार्य करके पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कहते हैं उसे कहते हैं तो बहिजात प्रक्रिया। और लवण युक्त चट्टानों के ऊपर नदी का मुख्य अपरदन कार्य द्रवण क्षय है। क्या है? द्रवण क्षय। जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है तो जलोढ़ शंकु का निर्माण डेल्टाई क्षेत्र में होता है। कहाँ होगा? डेल्टाई क्षेत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत या मैदान के मिलन के क्षेत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक चौड़ी और गहरी जलगर्तिका को क्या कहा जाता है? तो अधिक जो चौड़ी होगी
और गहरी होगी जो जल गर्तिका, उसको हम लोग अवनमन कुंड कहते हैं। अंतः कर्तित विसर्प का संबंध किससे है? तो उसका नदी पूर्ण युवीकरण से है। यदि पहले की अपेक्षा नदी की गति 2 गुना बढ़ जाए तो उसकी परिवहन क्षमता में कितना गुना वृद्धि होगी? तो हो जाएगा 64 गुना। यदि पहले की अपेक्षा नदी की गति में 2 गुना वृद्धि, 2 गुना अगर गति 2 गुना बढ़ जाए तो उसका परिवहन क्षमता कितना गुना बढ़ जाए, यानी ढोने की क्षमता 64 गुना ज़्यादा ढोने लगेगा। तो अगर अभी तक आप हमारी तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल देखिएगा। ये सवाल है, मोनार्ड नॉक पाए जाते हैं, ये कहाँ? तो संप्राय मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। चौड़े तथा तीव्र ढाल वाले नदी के मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो चौड़ा और तीव्र ढाल वाले जो नदी के मुहाने, मुहाना किसको? तो जहाँ पर नदी अपना जल गिराती है, ठीक, ज़्यादातर नदी समुद्र में ही अपना जल गिराती है, तो उसी को मुहाना कहा जाता है। और ये है ज्वार नद मुख्य एस्चुअरी। एस्चुअरी किसे कहेंगे? तो जहाँ पर जो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती उसे एस्चुअरी, और डेल्टा का निर्माण करेगा तो डेल्टा वाली नदी हो जाएगी। और भारत में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर है? तो मांजुली, यानी सॉरी कौन सा द्वीप है? तो मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने को मिलेगा। नदी के जल के साथ बहने वाले जो कंकड़ पत्थर का आपस में टकराकर टूटना किस विधि द्वारा होता है? यानी इसमें क्या होता है? शनि घर्षण। शनि घर्षण में यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो आपस में टकरा कर एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वो टूटते रहते हैं। कठोर चट्टानों से निर्मित घड़ी के ढाल वाला उच्च सपाट भाग जो सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? यह मेषा। दत्ताकार डेल्टा का निर्माण किस नदी के मुहाने पर होता है? तो इब्रो नदी, इब्रो। बैल के खूर के समान की भू आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे वृषणधनु या क्षारण झील। आगे, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़ी ढाल होती है, किस नाम से जानी जाती है? तो एक तरह से युवाकार की घाटी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो गार्ज। तार के पंखे के समान भू आकृति को क्या कहेंगे? तो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। अगला क्वेश्चन, दो सड़कों के बीच स्थित नुकीले तीक्ष्ण कटक कहलाते हैं। दो सड़क होंगे और उनके बीच में स्थित जो नुकीला तीक्ष्ण कटक है उसको क्या कहेंगे? अरेट। कंकर पत्थर बजरी बालू आदि के जमाव से लहरदार कटकनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो क ख दोनों, यानी मृदकटक और एस्कन। निम्न में से किस स्थलाकृति को अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति कहा जाता है? तो हो जाएगा ड्रमलिन। केटिल के मध्य स्थित छोटे छोटे टीले को कहते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा हमक, जो कि हिम के टोकरी से बना होता है। और संसार का सबसे लंबा घाटी हिमनद, तो ये हो जाएगा लैम्बार्ट। और समुद्री सतह के ऊपर तैरने वाले हिमरेखा या हिम पिंडों को क्या कहते हैं? पलाई या हिमशैल। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है तो वह है सियाचिन। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद के अपरदन से नियमित स्थला स्वरूप है? तो लटकती हुई घाटी। बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की ऊंची चोटी कहलाती है?
आगे देखिए, अब यहाँ पर पवन के कार्य दिए गए हैं। आपके इस चैप्टर में नदी से जुड़ा हुआ MCQ है, हिमनद से जुड़ा हुआ, साथ ही साथ पवन, ये पवन भी बहियात बल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि जिस प्रक्रिया की सहायता से रेगिस्तान का बालू वायु द्वारा उड़ाकर दूर लेकर चला जाता है उससे क्या कहते हैं, तो उड़ान और या उड़ाव या अपसारण। वायु के संचय कार्य द्वारा बना मैदान क्या कहलाता है, लोयस। सहारा मरुस्थल की नमकीन झीलों को क्या कहते हैं, शॉर्ट्स। मरुस्थलीय मैदानों में कठोर चट्टानों से गठित पहाड़ों के अवशेषों से बनी स्थलाकृतियों क्या कहते थे, हिम दीवार या गिरी। शुष्क क्षेत्रों में महाखंड को क्या कहा जाता है, तो कैनियन। जल उष्ण मरुस्थलों में पर्वतों से घिरी बेसिन को कहते हैं वादी। हमादा रेग अर्ग किस संरचना के प्रकार के हैं, तो मरुस्थल। शुष्क प्रदेशों में पवन के अपघर्षण द्वारा निर्मित कई प्रकार की फसल वाली चट्टानें संरचना है, तो उसे क्या कहेंगे, वायु। धृष्ट रसम पवन की अपवहन प्रक्रिया द्वारा निर्मित यहाँ बरखान के बारे में देख लीजिए। बरखान से सभी 9 चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ये सभी हैं क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर आपको छत्रक शिला को सहारा के मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि दोनों जगह की गौर और गारा भी। मरुस्थल प्रदेश में सुपर नदी घाटी की कहा जाता है दरी। मरु प्रदेशों में शुष्क प्रदेश की घाटी क्या कहते हैं, वादी। अपवाहन में शब्द निम्न में से किस वायु की क्रिया द्वारा, पवन की उड़ान क्रिया द्वारा बनने वाले तस्तरी नुमा गड्ढे को क्या कहते हैं, तो अपवाहन बेसी। पवन की दिशा के साथ समानांतर बनने वाले बालुका के स्तूप का और चंद्रका बालू के स्तूप क्या कहते, बरखान मरुस्थलीय में वायु के निक्षेपण द्वारा जल की लहरों की तरह ऊंचे ऊंचे चिन्ह को बन जाते हैं, तरंग चिन्ह। और याडांग का निर्माण निम्नलिखित में से किसके अपवर्जन द्वारा किया जा निम्न स्थलाकृति है, वायु द्वारा। लोयस का निर्माण कैसे होता है, वायु के निक्षेपण के कार्य द्वारा। और इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।